ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ देर तक रोहित के मोबाइल फोन पर लगातार घंटी बजती रही, मगर किसी ने अनिका के कॉल का जवाब नहीं दिया। अनिका के चेहरे पर परेशानी को देखते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, मगर तुम्हारा ये रोहित तो कुछ ज्यादा ही खुदगर्ज निकला है। मैं तो कहती हूँ निकाल बाहर करो इस आदमी को अपनी जिंदगी से। अरे ऐसा होने वाला पति किस काम का, जो इतनी मुसीबत में भी काम न आए। अनिका को भी इस बात से काफी चिढ़ हो रही थी कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद रोहित चुपचाप कहीं छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था और अनिका की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि अनिका को अकेले मुसीबतों का सामना करने से डर लग रहा था, मगर यहाँ बात सिर्फ अनिका की सेफ्टी की नहीं थी, बल्कि बच्चों की सेफ्टी भी इसमें शामिल थी। और ऐसे हालत में भी रोहित सामने नहीं आ रहा था, ये बात अनिका के लिए हैरानी भरी थी। अब रोहित के लिए अनिका को चिढ़ मचने लगी थी। रेखा मौसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक काम करो, तुम इस तरह रोहित को छोड़कर तीनों बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। अब आगे से उस रोहित मारवा के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। रेखा मौसी ने ये बात बड़ी ही एटीट्यूड से कही थी। एनटीटी कंपनी के मालिक की इकलौती वारिस होने के नाते अनिका को किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। रेखा मौसी जानती थी कि उनका रुतबा और उनका पैसा अनिका और उनके तीनों बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए काफी था। मगर अपनी बात कहने के बाद अचानक ही रेखा मौसी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। रेखा मौसी ने अपने हाथों की उंगलियां अपने माथे पर फेरते हुए अपनी बात पलटते हुए कहा, नहीं नहीं, रहने दो, उस रोहित के साथ उलझने का कोई मतलब नहीं है। अनिका रेखा मौसी का ऐसा बर्ताव देखकर चौंक गई। अनिका काफी अरसे से रेखा मौसी को जानती थी। उनका एटीट्यूड और उनका अपने आप पर कॉन्फिडेंस किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। मगर रोहित का नाम जबान पर आते ही अचानक उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी। क्या रेखा मौसी को रोहित के साथ दुश्मनी मोल लेने में डर लग रहा था? अनिका भी जानती थी कि आखिर क्या राज था जो एनटीटी कंपनी की इतनी पावरफुल लेडी भी रोहित के साथ दुश्मनी करने से कतरा रही थी। अनिका ने रेखा मौसी से कहा, क्या हुआ, आप डर गईं? क्या रोहित मारवा के साथ दुश्मनी मोल लेने से आपको डर लगता है? अनिका की यह बात सुनते ही ऊंची आवाज में रेखा मौसी ने अनिका से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। बस तुम्हारा ये रोहित जरा टेढ़ा आदमी है, उसके साथ उलझने का कोई फायदा नहीं है। अनिका ने अपनी हैरानी जताते हुए रेखा मौसी से पूछा, टेढ़ा मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रेखा मौसी, रोहित के बारे में क्या कोई ऐसी सीक्रेट बात है जो मुझे नहीं पता? और आप अगर ऐसा है तो बताओ मुझे कि रोहित क्या है, कौन है वो? मैंने जिसे इस दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक समझा था, क्या उसकी एक ही पहचान है या कोई और भी पहचान है जो मुझसे छिपी हुई है? अनिका का सवाल सुनते ही रेखा मौसी काफी बेचैन हो उठी। अपने राज सिंहासन जैसी चेयर से खड़े होते हुए रेखा मौसी ने अपनी नजरें झुकाते हुए अनिका से कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि रोहित के बारे में ये बात तुम्हें न पता हो। रेखा मौसी के चेहरे की परेशानी देखकर अनिका धीरे से चलकर अब रेखा मौसी के पास आई। रेखा मौसी के कंधे पर हाथ रखते हुए अनिका ने कहा, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? मैंने कभी भी आपको किसी का जिक्र करते हुए इतना परेशान होते हुए कभी नहीं देखा। वैसे तो मैं आपके बारे में भी ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। आज रोहित से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं? आपके पास इतना पावर आया कहाँ से? आपकी जिंदगी से जुड़ी हर सीक्रेट मैं जानना चाहती हूँ। अनिका रेखा मौसी को बचपन से जानती थी। अनिका के बचपन में साल के 6 महीने में रेखा मौसी अक्सर मनाली उससे मिलने आया करती थी। गौतम गुलेरिया भी रेखा मौसी के बारे में सब कुछ जानता था। गौतम को सिर्फ इतना पता था कि रेखा मौसी विदेश में कहीं रहती हैं, जहां वो छोटा मोटा सा बिजनेस करती हैं। गौतम ने रेखा मौसी और अनिका के संबंधों पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गौतम रेखा मौसी को एक कमजोर अकेली औरत समझते थे।
रेखा मौसी ने अनिका को बताया था कि वो स्वाति मल्होत्रा की मुंहबोली बहन थी। रेखा मौसी का अनिका की तरफ लगाव और प्यार देखकर अनिका को भी रेखा मौसी के लिए बचपन से सॉफ्ट कॉर्नर रहा था, मगर अनिका रेखा मौसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी ज्यादा बातें नहीं जानती थी। अनिका की प्रीमेच्योर डिलीवरी के बारे में जब रेखा मौसी को पता चला, तब वो अनिका की खैर खबर पूछने सीधे मनाली चली आई। मनाली पहुंचते ही अनिका की जिंदगी में हुए हादसों के बारे में रेखा मौसी को पता चला। रेखा मौसी अब जान चुकी थी कि अनिका को मनाली में रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो पहले तो अनिका को वहां से सीधे बेंगलुरु ले गई। मनाली में लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि अनिका की जो मुंह बोली मौसी थी वो अनिका को अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, मगर बेंगलुरु पहुंचने के बाद रेखा मौसी सीधे अनिका को लेकर लंदन आ गई। लंदन पहुंचते ही अनिका ने देखा कि रेखा मौसी लंदन की सबसे ताकतवर औरतों में से एक थी। अनिका रेखा मौसी का पावर और पैसा देखकर काफी हैरान हो गई थी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा था कि अनिका बिल्कुल उसकी बेटी जैसी है। स्वाति मल्होत्रा और रेखा मौसी दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे, इतने क्लोज कि रेखा मौसी स्वाति को अपनी बहन मानती थी और स्वाति की मौत के बाद अब रेखा मौसी का फर्ज था कि वो अनिका की देखभाल करे। उन दिनों रेखा मौसी के बारे में कुछ बातें काफी चर्चा में थी। लोग कहते थे कि रेखा मौसी ने अपना बिजनेस इंडोनेशिया के बंदरगाह से शुरू किया था। तब उनकी उम्र लगभग 18 या 20 साल की रही होगी। सॉरी, हाँ, 18-20 नहीं, 25-26 साल की रही होगी। उस बंदरगाह पर जो भी माल पकड़ा जाता उसे कस्टमर ऑफिसर की मदद से रेखा मौसी अपने कब्जे में लेकर दोगुने दामों में मार्केट में बेचती। उन दिनों रेखा मौसी ने ऐसा करके काफी पैसा बनाया था। बिजनेस करने की उनकी क्षमता और उनकी तेज तर्रार बातों को लेकर वो देखते ही देखते काफी पावरफुल बिजनेस वुमन बन गई। धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया और उनकी नजरें जमी लंदन पर। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने अपना सारा ब्लैक का पैसा व्हाइट करते हुए एनटीटी कंपनी की स्थापना की। देखते ही देखते एनटीटी कंपनी ने पूरे लंदन में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया। अपने बोल्ड बिजनेस डिसीजन और अपने तेज दिमाग की वजह से रेखा मौसी कुछ ही सालों के अंदर लंदन के मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमन की लिस्ट में शुमार हो गई। और फिर एनटीटी कंपनी ने देखते ही देखते एक के बाद एक पायदान चढ़ना शुरू किया और आज एनटीटी कंपनी लंदन की सबसे पावरफुल कंपनी में से एक थी। और रेखा मौसी का रुतबा लंदन में किसी रॉयल फैमिली मेंबर से कम नहीं था। मगर अनिका के लिए ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि रेखा मौसी की जिंदगी की शुरुआती 20-25 सालों में वो कुछ नहीं जानती थी। वो कौन थी, कहां से आई थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, अनिका इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। न रेखा मौसी ने उसे कभी बताया था और न ही रेखा मौसी के आसपास उनसे जुड़े लोगों को इसके बारे में कुछ पता था। रेखा मौसी स्वाति मल्होत्रा की दोस्त कैसे बनी, यह बात भी एक राज थी। उन दिनों अनिका हमेशा ही रेखा मौसी को काफी सख्त की नजरों से देखती। अनिका को यकीन नहीं होता कि कोई आज के जमाने में किसी और के लिए इतना कुछ कर सकता है। देखते ही देखते रेखा मौसी और रिया के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। रेखा मौसी का रिया के लिए जो प्यार था वो बिल्कुल झूठा नहीं था। अनिका रिया की माँ थी। रिया के लिए रेखा मौसी की नजरों में जो प्यार था उसे अच्छी तरह से समझ सकती थी। जब अनिका को इस बात का यकीन हो गया कि रेखा मौसी के मन में कोई भी कपट नहीं है रिया को या अनिका को लेकर, तब अनिका ने भी मन ही मन उन्हें माँ का दर्जा दे दिया। रेखा मौसी का स्वभाव काफी गर्म मिजाज का था। छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आ जाता था। अपने बिजनेस के तेवर को पर्सनल लाइफ में भी दिखाती थी। अनिका का सवाल सुनने के बाद रेखा मौसी उन्हें अपने महल के बेहद शानदार टेरेस पर ले गई। उस टेरेस से इंग्लैंड की कंट्री साइड बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। चारों तरफ पहाड़ियां और नीचे गांव की ओर अलग अलग दिशा में फैले हुए पुराने जमाने के घर और पहाड़ों से गुजरती हुई थेम्स नदी का नजारा देखते ही बनता था। काफी तेज हवा चल रही थी। रेखा मौसी के ठीक पीछे पीछे अनिका चल रही थी। अनिका को इंतजार था कि कब रेखा मौसी अपने अतीत से जुड़े हुए राज को अनिका के सामने रखे। टेरेस के कोने पर बनी बेहद मजबूत पत्थर की दीवार पर हाथ रखते हुए बिल्कुल किसी महारानी की तरह रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मेरी जिंदगी से जुड़े हुए राज जानने के लिए
अभी तुम्हें कुछ और वक्त इंतजार करना पड़ेगा। वक्त आने पर तुम्हें हर चीज बता दी जाएगी, मगर तुम्हें कुछ देर और इंतजार करना होगा। क्या तुम्हें अपनी मौसी पर भरोसा नहीं है? सच पूछो तो अनिका को अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा था तो वो सिर्फ रेखा मौसी पर था। भले ही रेखा मौसी का अतीत अनिका से बिल्कुल अनजान था, मगर अनिका रेखा मौसी पर अपनी माँ जितना विश्वास करती थी। रेखा मौसी की बात पर अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और अपनी नजरें झुका ली। रेखा मौसी ने फिर अनिका की ओर देखते हुए अनिका से कहा, मगर क्या तुम रोहित से जुड़ा हुआ राज नहीं जानना चाहती? मुझे लगता है कि तुम्हें रोहित से जुड़े हुए राज बता देना ही अब ठीक रहेगा। अनिका ने रेखा मौसी को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि रोहित खुद ही मुझे ये सब कुछ बताए तो अच्छा होगा। रेखा मौसी को इस वक्त अनिका की आंखों में दो चीजें नजर आईं। एक तो हताशा कि रोहित ने अनिका से अपनी जिंदगी को लेकर काफी कुछ छुपा रखा था, और दूसरी रेखा मौसी को अनिका की आंखों में अब भी वो उम्मीद नजर आ रही थी कि रोहित जरूर एक दिन उसे आकर सच बताएगा। अनिका मुड़कर जब वापस महल के अंदर जाने लगी तब रेखा मौसी ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी किसी से इतना प्यार करोगी। दरअसल लंदन आने के बाद रेखा मौसी ने कई बार अनिका को अलग अलग लड़कों से मिलवाया था और रिश्तों की बात चलाई थी, मगर उस वक्त अनिका ने साफ साफ कह दिया था कि वो किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती। अनिका अपना ज्यादातर वक्त सोने में बिताती थी। अनिका ने एक बार मजाक में रेखा मौसी से यह भी कह दिया था कि अगर मैं शादी कर लूं तो मेरी नींदें हराम हो जाएंगी और मैं अपनी नींदें सेक्रीफाइस करके किसी भी लड़के से प्यार नहीं कर सकती। मगर आज अनिका की आंखों में रेखा मौसी ने रोहित के लिए प्यार पढ़ लिया था। अनिका को महल के अंदर वापस जाता हुआ देखकर रेखा मौसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी रिया अपने दोनों भाई को लेकर दौड़ती हुई टेरेस पर आई और अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए अपने दोनों भाइयों से कहा, यह है मेरा शानदार टेरेस, आओ मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ। आज से हम सब यहीं रहेंगे। रेखा मौसी ने जैसे ही रिया की यह बात सुनी उनकी आंखें भर आईं और रेखा मौसी ने रिया को अपने गले से लगा लिया। जैसे ही अनिका अपने कमरे के पास पहुंची तभी उसके फोन पर सुष्मिता का कॉल आने लगा। जैसे ही उसने कॉल कनेक्ट किया अनिका को सुष्मिता की तेज सांसें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सुष्मिता किसी बहुत बड़ी मुसीबत में थी। हाँफती हुई आवाज में सुष्मिता ने अनिका से कहा, मैडम यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई है, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना है। अनिका सुष्मिता को पिछले कई सालों से जानती थी। अनिका जानती थी कि सुष्मिता छोटी मोटी बातों को खुद से निपटा दिया करती थी। कई सालों से लंदन में अनिका की प्रॉपर्टी बड़ी ही अच्छी तरह से सुष्मिता संभाल रही थी, मगर कभी भी सुष्मिता ने इतनी हड़बड़ी में अनिका को कॉल नहीं लगाया था। जो सुष्मिता तीनों बच्चों को हिफाजत से रख सकती थी, उस सुष्मिता की आवाज में इतना पैनिक अनिका ने पहले कभी नहीं सुना था। सुष्मिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, दरअसल बात यह है कि वो हमारे बगल में जो रीना रहती है ना, वो पिछले 2 दिनों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकली थी। मुझे लगा कि शायद सुकेश रीना को लेकर कहीं बाहर गया होगा। जब मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तब मुझे पता चला कि सुकेश तो पिछले कई घंटों से वापस लौटा ही नहीं था, और वैसे भी सुकेश रीना को लेकर कहीं आता जाता नहीं था। मुझे जब घबराहट महसूस हुई तो मैं रीना के घर के पास चली गई। मैंने घर के बाहर खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर रीना कहीं नजर नहीं आई। जब मैंने पिछले दरवाजे से घर के अंदर जाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि घर का पीछे का दरवाजा भी लॉक था। मेरे पास सारे घरों की मास्टर की है। मास्टर की मदद से मैंने जब पीछे का दरवाजा अनलॉक किया तब मैंने देखा कि घर के ड्राइंग रूम में रीना को बांध कर रखा गया था। उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे और उसके मुंह में एक बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा फंसा दिया गया था। मैंने जब उसे छुड़ाया तब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटों से रीना ने न तो पानी पिया था और न ही खाना खाया था। वैसे भी काफी कमजोर रहती है रीना, मगर कई घंटे भूखी प्यासी रहने के बाद रीना के शरीर की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। आंसू बह बहकर पूरी तरह से सूख चुके थे। मुझे लगता है कि सुकेश ने रीना को सिर्फ हम पर नजरें जमाए रखने के लिए प्लान किया था। जब रीना का काम पूरा हो गया तब सुकेश को रीना की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे किसी इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया गया।
सुकेश भाग चुका है। मैंने जब रीना को समझाया कि उसे कुछ खाना खा लेना चाहिए तो वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि नहीं, सुकेश किसी भी वक्त वापस आ जाएगा। उसका ये कहना था कि सुकेश उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा था और कुछ ही घंटों में वापस लौट आएगा। उसका ये मानना है कि सुकेश उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और सुकेश ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके रखा है इस लड़की को। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सुकेश उसे धोखा देकर फरार हो चुका है। न तो खाना खा रही है और न ही पानी पी रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कमजोरी की वजह से उसकी सांसें बंद हो सकती है। मुझे बहुत दया आ रही है उस पर। उसके पास तो अपना कहने के लिए अब कोई नहीं बचा है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का रहा है। जिस माँ बाप ने उसे गोद लिया था उस माँ बाप ने उस पर कई जुल्म किए हैं और अभी सुकेश की धोखेबाजी, उसका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रीना की हालत क्या होगी। अनिका को पहले भी शक था कि सुकेश ने रीना को ब्रेनवॉश किया था, मगर आज उसका शक यकीन में बदल गया था। रीना को पूरी तरह से ब्रेनवॉश किया गया था और अब सुकेश के फरार हो जाने के बाद रीना का दिमाग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि सुकेश एक धोखेबाज और फ्रॉड आदमी था। हालांकि अनिका जानती थी कि रीना ने अनिका और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी किया था उसमें रीना का कोई हाथ नहीं था, बल्कि उससे इस्तेमाल किया गया था। इसलिए अनिका ने रीना को कभी भी इस पूरे मामले में कसूरवार नहीं ठहराया था। सुस्मिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से पूछा, अगर आप कहें तो मैं उसे अपने साथ ले लेती हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए है ही कौन। मगर आप चिंता मत करना, मैं कभी भी उसे आप लोगों के सामने नहीं आने दूंगी। उसकी वजह से अब आगे आपको या आपकी फैमिली को कोई खतरा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रीना को इस तरह अकेला छोड़ दिया गया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। अनिका ने सुस्मिता की बात का जवाब देते हुए टेलीफोन पर कहा, एक काम करो, उसे उसी घर में रहने दो, उसके खाने पीने का सारा इंतजाम करवा दो। ऐसा तो है नहीं कि उस घर का रेंट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम कंगाल हो जाएंगे। उस लड़की का अच्छी तरह से ख्याल रखो। अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि रीना अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, इसलिए सुस्मिता को रीना की जिम्मेदारी सौंपने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका अपने बेडरूम के कमरे के एंट्रेंस पर खड़ी थी, तभी अनिका को नन्ही सी रिया की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज को फॉलो करते हुए अनिका जब कॉरिडोर की दूसरी तरफ पहुंची तब अनिका ने देखा कि नन्ही सी रिया एक कमरे की ओर इशारा करते हुए अपने दोनों भाइयों से कह रही थी वो रेखा मौसी का कमरा है और सीक्रेट कमरा है, उस कमरे के अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं है, इसलिए गलती से भी कभी उस कमरे के अंदर मत जाना। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रेखा मौसी के सीक्रेट कमरे में किसी को जाना अलाउ नहीं था। जब अनिका 5 साल पहले इस महल में रेखा मौसी के साथ रहने आई थी तभी रेखा मौसी ने इस बात की इंस्ट्रक्शन अनिका और रिया को दे दी थी। हालांकि रिया तो उनके बीच बहुत छोटी थी, मगर जब रिया 2.5-3 साल की हो गई और जब एक बार रिया ने उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश की थी तब रेखा मौसी ने रिया को रोकते हुए साफ साफ कह दिया था कि उसे कभी भी उस कमरे के अंदर नहीं जाना है। बाकी पूरा का पूरा महल रिया का है और विरासत में रिया को ही मिलने वाला था, मगर वो ये कमरा ऐसा था जो रेखा मौसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। हालांकि इतने सालों में अनिका ने कई बार चाहा कि वो पता लगा सके कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या था जो रेखा मौसी अनिका से छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर रेखा मौसी के इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन करते हुए कभी भी अनिका ने उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। रेखा मौसी खुद ही कहती थी कि उनके गुजर जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और यह महल सब कुछ अनिका और रिया के नाम हो जाएगा, मगर फिर भी इस तरह की सीक्रेट अनिका से क्यों छुपाई जा रही थी, यह बात आज भी अनिका के लिए काफी बड़ा राज था। नन्ही सी रिया एक के बाद एक पूरे महल के सारे कमरे अपने दोनों भाइयों को दिखाने लगी। जब बच्चे वहां से चले गए तब कुछ देर खड़ी वहीं रहकर अनिका उस सीक्रेट कमरे के दरवाजे की ओर देखती रही। तभी अनिका को पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, क्या उस कमरे के अंदर जाना चाहती हो? वहां जाकर देखना चाहती हो कि अंदर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ? हालांकि अनिका खुद भी ये बात जानना चाहती थी,
मगर वो जानती थी कि रेखा मौसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उस कमरे से जुड़ा राज वो सबके सामने जाहिर करे। अनिका ने रेखा मौसी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी रेखा मौसी ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो आज नहीं तो कल तुम्हारा ही होने वाला है। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर इतने सालों तक मैंने तुमसे क्या छुपाया था। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। उसके बाद मुझसे जुड़ी हर चीज तुम्हारी होने वाली है और मुझसे जुड़ा राज भी तुम्हारे होने वाले हैं। अनिका अपने कमरे में गई और फ्रेश होने के बाद तीनों बच्चों के कमरे में चली गई। रेखा मौसी ने कमरा अभी अभी रिनोवेट करवाया था। जब रेखा मौसी को इस बात का पता चला कि अनिका अपने तीन बच्चों के साथ लंदन आ पहुंची है, तब रातों रात शहर के बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर को बुलवाकर रेखा मौसी ने अपने महल के 3-4 कमरों को जोड़कर एक साथ बड़ा कमरा बना लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर ही एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क खोल दिया गया था। तीनों बच्चे एक साथ एक ही कमरे में रहने वाले थे। कमरे के एक कोने में 3 बड़े बड़े बिस्तर लगाए गए थे। कमरे के अंदर 3 अलग अलग वॉशरूम थे और पूरे कमरे को बच्चों के खिलौने से सजा दिया गया था। यहाँ तक कि छोटी मोटी ऑटोमेटिक राइड्स भी कमरे के अंदर लगवाई गई थी। स्केट बोर्डिंग, चेस गेम, बोर्ड गेम, कैरम से लेकर क्रिकेट तक हर स्पोर्ट की गेम कमरे के अंदर ही इंस्टॉल कर दी गई थी। जहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन को ज्यादातर बोर्ड गेम पसंद आ रही थी, वहीं रिया स्केटिंग और गेमिंग पर टूट पड़ी थी। जब अनिका उनके कमरे में पहुंची तब दोनों भाई बड़े ही आराम से एक जगह पर बैठे हुए चेस खेल रहे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की फाइनल खेल रहे थे। वहीं बिंदास रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर बड़े से स्क्रीन पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक्सबॉक्स गेम खेल रही थी। एक तरफ जहां रिया को शोर शराबे वाली गेम पसंद थे, वहीं उसके भाइयों को बिल्कुल शांत और दिमाग से जुड़े हुए गेम पसंद थे। अनिका यह देखकर हैरान थे कि यह तीनों भाई बहन एक साथ एक ही छत के नीचे किस तरह से एडजस्ट करते थे। जहां आर्यन और एलेक्जेंडर का स्वभाव बिल्कुल अलग था, वहीं बिंदास रिया की शरारतें कई बार परेशानियां खड़ी कर सकती थी। मगर अनिका ये देखकर खुश थी कि इसके बावजूद कि इसके रिया का स्वभाव दोनों भाइयों के स्वभाव से काफी अलग था, दोनों भाई रिया को काफी अच्छी तरह से संभाल रहे थे। बच्चों के साथ कुछ देर तक खेलने के बाद अनिका ने तीनों बच्चों को सुला दिया। बच्चों के सो जाने के बाद कमरे की सारी लाइट ऑफ करके और म्यूजिक सिस्टम ऑफ करके अनिका दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। अनिका ने अपने कमरे से एक बड़े सूटकेस में से एक छोटा सा मेटल बॉक्स निकाला। यह वही वैक्यूम क्रिएटेड स्टोरेज बॉक्स था जिसके अंदर अनिका ने V16 पावर ड्रग संभाल कर रखा हुआ था। अनिका ने वो छोटा सा मेटल बॉक्स अपने हाथ में लिया और सीधे रेखा मौसी के कमरे की ओर चली गई। अनिका ने जैसे ही रेखा मौसी के बेडरूम का दरवाजा नॉक किया, कुछ देर बाद रेखा मौसी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। रेखा मौसी कमरे के बाहर आई और अनिका से कहने लगी, क्या हुआ, कोई तकलीफ है तुम्हें? अब तक सोई क्यों नहीं तुम? अनिका ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मेटल बॉक्स रेखा मौसी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें V16 पावर ड्रग है। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 महीने तक आप इसे हिफाजत से रखें। जैसे ही रेखा मौसी की नजर अनिका के हाथ में पकड़े हुए उस मेटल बॉक्स पर पड़ी, उनकी आंखों में चमक आ गई। रेखा मौसी बस बड़ी बड़ी आंखों से उस मेटल बॉक्स को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इसी पल का इंतजार था। कुछ देर तक रेखा मौसी सिर्फ खामोशी से उस मेटल बॉक्स को अनिका के हाथों में देखती रही। फिर अचानक ही रेखा मौसी ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए अनिका के हाथों से वो मेटल बॉक्स अपने हाथों में ले लिया। लगातार रेखा मौसी की नजरें मेटल बॉक्स पर गड़ी हुई थी। फिर एक लंबी राहत की सांस छोड़ते हुए रेखा मौसी ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब पता चला कि यही वो चीज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे दुश्मन बने पड़े हैं। अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाकर अपनी नजरें झुकाते हुए रेखा मौसी से कहा, हाँ मौसी, इस मेटल बॉक्स के अंदर वो V16 पावर ड्रग है जिसे पाने के लिए सब लोग मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि आने वाले 1 महीने तक आप इसे हिफाजत से अपने पास रखें। रेखा मौसी ने धीरे धीरे उस मेटल बॉक्स पर अपनी उंगलियां कसते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा,
इतना भरोसा है अपनी मौसी पर? हो सकता है कि इतने सालों से मैंने इसी पावर ड्रग को तुमसे हथियाने के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते बनाए हो। रेखा मौसी की यह बात सुनते ही अनिका ने बिना किसी रिएक्शन के बड़े ही कैजुअली रेखा मौसी से कहा, अगर यह बात सच है कि आपने सिर्फ मुझसे इसीलिए रिश्ता बनाया था ताकि आप किसी दिन इस पावर ड्रग को हथिया सको, तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। इसके अंदर 2 शीशियां हैं, मतलब 2 पावर ड्रग के डोज इसके अंदर हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक डोज आप मेरे बेटे एलेक्जेंडर के लिए रहने दें और 1 महीने तक उसे सुरक्षित अपने पास संभाल कर रखें। अनिका का जवाब सुनते ही रेखा मौसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रेखा मौसी ने कहा, जाकर आराम से सो जाओ। तुम्हारी मौसी को तुम अभी पूरी तरह से जानती नहीं हो। तुम्हारी मौसी के पास वो तिजोरी है जिस पर इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सातिर चोर भी हाथ नहीं डाल सकता। अनिका भी अब तक यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि रेखा मौसी भले ही ये सारी बातें बड़ी ही एटीट्यूड में कह रही थी, मगर कहीं न कहीं उनकी बातें सच थी। इस वक्त अनिका अपने बच्चों के साथ इसलिए रेखा मौसी के महल में आई थी क्योंकि वो जानती थी कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सेफ और सुरक्षित जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकती थी। V16 पावर ड्रग का बक्सा रेखा मौसी को सौंपने के बाद अनिका अपने बेडरूम में जाकर चैन की नींद सो गई। अनिका पिछले कई घंटों से ठीक से सोई नहीं थी। अनिका को एक लंबी नींद की जरूरत थी जो उसके शरीर को दोबारा रिवाइव कर सके। लगभग 18 घंटे की नींद पूरी करने के बाद जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो वह बेहद तरोताजा महसूस कर रही थी। आंखें खुलने के बाद अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे उसका एक नया जन्म हुआ था। उसके शरीर की ताजगी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जब अनिका अपने बिस्तर से उठकर अपनी बालकनी में गई तब महल की ऊंचाइयों से नजर आ रही पर्वत से बह रही छोटी छोटी झीलें और बड़ी सी थेम्स नदी का नजारा देखकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए अनिका ने ताजी हवा को अपने शरीर पर महसूस किया। कुछ देर तक कुदरत के सुंदर नजारों का अनुभव करने के बाद जब अनिका वहां अपने बेडरूम में लौटी तो अनिका ने देखा कि उसके मोबाइल पर श्रेया का फोन 10 मिस कॉल आए थे। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका को नींद की कितनी जरूरत महसूस होती थी। श्रेया अक्सर 1 या 2 मिस कॉल देने के बाद अनिका को फोन करना बंद कर देती थी क्योंकि वो जानती थी कि अनिका जागने के बाद तुरंत उसे कॉल करेगी। मगर एक साथ 10-12 मिस कॉल देखकर अनिका को श्रेया के लिए चिंता होने लगी थी। अनिका ने तुरंत श्रेया को कॉल लगाया। अनिका बेहद बिजी होने के बावजूद कभी न कभी श्रेया के साथ मैसेज पर बात कर लेती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से अनिका की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से श्रेया कम्प्लीटली आउट ऑफ टच हो गई थी। यूं तो अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया आकाश के साथ काफी खुश थी। करण गुलेरिया भी श्रेया को बेहद प्रसन्न करते थे। अपनी बेटी पिंकी और अपने पति आकाश के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही श्रेया को अचानक क्या हुआ था, यह सोच सोचकर अनिका परेशान हो रही थी। जैसे ही श्रेया ने कॉल रिसीव किया अनिका ने श्रेया से पूछा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अनिका को शांत करते हुए श्रेया ने कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे पापा तुमसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं। श्रेया की यह बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। श्रेया के पापा यानी कि कैलाश अधिकारी अर्जेंटली अनिका से बात करना चाहते थे। अनिका जानती थी कि जब से अंडरवर्ल्ड में यह बात फैली थी कि कैलाश अधिकारी स्पेशल डिपार्टमेंट के एक अंडरकवर एजेंट थे, तब से उनकी दुश्मनी अंडरवर्ल्ड के कई लोगों के साथ बढ़ गई थी। इसलिए कैलाश अधिकारी अपनी बेटी का सुखी संसार बसाने के बाद भी अंडरग्राउंड हो गए थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी बेटी और बेटी के घर वालों पर कोई आंच आए, मगर अचानक ही कैलाश अधिकारी अनिका से कांटेक्ट करना चाहते थे। अनिका यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि बिना वजह कैलाश अधिकारी कभी भी इस तरह से अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। अनिका ने श्रेया से कहा, ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। ये कहने के बाद अनिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहाँ श्रेया हैरान रह गई क्योंकि अनिका ने श्रेया के पास से कैलाश अधिकारी की कांटेक्ट डिटेल तो ली ही नहीं थी, लेकिन श्रेया एक बात से बिल्कुल अनजान थी कि अनिका यानी कि ब्लैक कैट किसी जमाने में कैलाश अधिकारी की गैंग के लिए काम किया करती थी। यूं कहा जा सकता था कि कैलाश अधिकारी और ब्लैक कैट
पहले से अच्छे दोस्त थे। श्रेया का फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद अनिका ने कई दिनों बाद ब्लैक कैट का ईमेल अकाउंट ओपन करके देखा तो अनिका ने देखा कि कैलाश अधिकारी कई दिनों से ब्लैक कैट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर अनिका ने कैलाश अधिकारी के नंबर पर कॉल लगाया। कॉल रिसीव करते ही कैलाश अधिकारी ने अनिका से कहा, अनिका बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मना मत करना। एक खास काम के लिए मुझे तुम्हारे फेवर की जरूरत है। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि कैलाश अधिकारी को अब तक यह बात पता नहीं था कि अनिका ही ब्लैक कैट थी, मगर फिर कैलाश अधिकारी जैसे आदमी को अनिका के साथ क्या काम हो सकता था, यह सोचकर अनिका हैरान हो रही थी। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कैलाश अधिकारी ने अनिका से कहा, देखो, अब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब से अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता चला है कि मैं स्पेशल डिपार्टमेंट का एक अंडरकवर एजेंट था, तब से कई लोगों से मेरी दुश्मनी बढ़ गई है और इसीलिए मैंने फिर से अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की बागडोर संभाल ली थी। वो कहते हैं ना कि इस रास्ते पर एक बार जो चल पड़ता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आ सकता। अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पर आना ही पड़ा। मगर मैं तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बातें कह देता हूँ। हम लोग कहने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोग जरूर हैं, मगर हम कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाते। ज्यादातर मेरी ऑर्गेनाइजेशन हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करती है, जिन लोगों पर दुनिया भर के पावरफुल लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं, उन्हें मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। यूँ समझ लो कि मैं एक बेहद हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा हूँ। पिछले कई सालों से ब्लैक कैट मेरे लिए काम करती थी। ब्लैक कैट भी मेरी तरह ही उसूलों की बेहद पक्की थी, मगर वो दिमाग से जितनी तेज और शातिर थी, उसकी बॉडी में भी उतनी ही ताकत थी। एक बार अगर किसी दुश्मन को खत्म करने की सुपारी ले लेती थी तो उसको समझो उसकी वक्त से दुश्मन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस से गिनने लगता था। दुनिया भर की खतरनाक से खतरनाक और मोस्टेड वांटेड क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतारा है ब्लैक कैट ने। कैलाश अधिकारी ने के मुंह से अपनी ही तारीफ सुनकर अनिका कहीं न कहीं बोर होने लगी थी। अनिका ने बीच में ही कैलाश अधिकारी की बातों को काटते हुए कहा, अंकल, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको मुझसे क्या काम है? मेरा मतलब है कि इन सारी बातों से मेरा क्या लेना देना? फोन पर कुछ देर खामोश रहने के बाद कैलाश अधिकारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि फ्रांस की महारानी कुछ दिनों के लिए लंदन आने वाली है। वो महारानी फ्रांस की एक बेहद बड़ी रियायत की महारानी रह चुकी है। अब तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसे लोगों के कितने दोस्त होते हैं, उनसे कई ज्यादा दुश्मन होते हैं, और दुश्मन कब किस भेष में उन पर हमला कर दे ये कहा नहीं जा सकता। बस उन्हीं के सिक्योरिटी के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कैलाश अधिकारी उससे कहना क्या चाहते थे। अनिका इतने हाई प्रोफाइल केस में कैलाश अधिकारी की क्या मदद कर सकती थी? कैलाश अधिकारी ने अटकती हुई आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, सुनने में काफी अजीब लगेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लैक कैट बनकर फ्रांस की उस महारानी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। देखो, हैरान मत होना, दरअसल बात यह है कि महारानी ने ब्लैक कैट के बारे में काफी कुछ सुन रखा है और इसीलिए उन्होंने स्पेशली मुझे कहा है कि उन्हें प्रोटेक्शन ब्लैक कैट ही देगी। अब कई दिनों से ब्लैक कैट के साथ मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ब्लैक कैट दिल्ली में कहीं बिजी है और इतने हाई प्रोफाइल केस को मैं अपने हाथों से जाने भी नहीं दे सकता। मेरे ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत का सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम ब्लैक कैट बनकर महारानी के साथ रहो। घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे और भी आदमी होंगे तुम्हारे साथ। महारानी सिर्फ 3 दिनों के लिए लंदन जा रही हैं, किसी मीटिंग के सिलसिले में। बस सिर्फ 3 दिन की ही बात है, उसके बाद तुम फ्री। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैलाश अधिकारी इस तरह की बातें उसके साथ क्यों कर रहे थे, और अनिका को यह भी बड़ा अजीब लग रहा था कि कैलाश अधिकारी अनिका से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो ब्लैक कैट बनकर महारानी के साथ रहे। इसका मतलब है कि अनिका को अपने आप की एक्टिंग करनी होगी। यह ठीक इस तरह था मानो अनिका को वह किरदार निभाना था जो किरदार खुद अनिका ही थी।
कैलाश अधिकारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल हमारी एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े लोगों की सिक्योरिटी से कॉन्ट्रैक्ट उठाती है। उस राइवल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिटमैन और ऑर्गेनाइजेशन। रानी साहिबा ने अपने गार्ड के साथ साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन और हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी सिक्योरिटी का चार्ज दे रखा है। हम सब मिलकर रानी की सिक्योरिटी करते हैं। दरअसल इससे पहले तो रानी माँ अपने गार्ड के साथ सिर्फ हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन को ही अपनी सिक्योरिटी का चार्ज देती थी, मगर जब से उन्हें पता चला है कि ब्लैक कैट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, तब से उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा भरोसा जताया है। अब अगर मैंने ब्लैक कैट को उनके सामने हाजिर नहीं किया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। प्लीज बेटा, मेरी इतनी सी मदद कर दो। मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल ब्लैक कैट जैसी दिखती हो। मेरा मतलब है मैंने कभी ब्लैक कैट का चेहरा नहीं देखा है, मगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर, चाल ढाल, चलने का तरीका बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वैसे मैं श्रेया को भी इस काम के लिए बुला सकता था, मगर वो क्या है ना, श्रेया ब्लैक कैट का नकाब पहनकर ब्लैक कैट की एक्टिंग कर पाएगी या नहीं, इसका मुझे खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है। श्रेया ऊपर से चाहे जितने भी हिम्मत वाली दिखे, मगर अंदर से बेहद डरपोक है, और तुम बिल्कुल निडर और हिम्मत वाली हो। मैं जानता हूँ कि तुम ब्लैक कैट बनने का नाटक अच्छी तरह से निभा लोगी। कैलाश अधिकारी ने अनिका को अपना प्रपोजल ठुकराने का कोई मौका ही नहीं दिया था, इसलिए ये सोचते हुए कि अब कम से कम 1 महीने तक बच्चे और V16 पावर ड्रग रेखा मौसी के पास बिल्कुल सुरक्षित है, अनिका ने कैलाश अधिकारी से कहा, ठीक है, मैं ब्लैक कैट बनने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे कहाँ जाना है और क्या करना होगा। कुछ देर बाद अनिका कैलाश अधिकारी की बताई हुई जगह पर पहुंची। जब अनिका वहां पर पहुंची तो कैलाश के आदमी पहले से वहां मौजूद थे। वे लोग अनिका को एक बड़े से ट्रक में बिठाकर वहां से ले गए। जैसे ही अनिका ट्रक के अंदर दाखिल हुई, अनिका ने देखा कि ट्रक के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था, जिसमें किचन, एक बेडरूम, एक वॉशरूम मौजूद थे। यह एक चलती फिरती रहने की जगह थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कैलाश और उसके आदमी जब भी किसी लंबे मिशन पर जाया करते थे, तब इसी वैनिटी का इस्तेमाल किया करते थे। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद अनिका लंदन शहर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में जा पहुंची। जब अनिका ट्रक से उतरी तब अनिका ने देखा कि आसपास घना जंगल नजर आ रहा था। झील के बीचों बीच एक बड़ी सी वोनट नजर आ रही थी। अनिका को जो लोग यहाँ तक ले आए थे, उन लोगों में से एक छोटी सी बोट को पानी के अंदर उतारा और अनिका को उसमें बैठाकर झील के बीचों बीच खड़ी उस बड़ी योट में ले गए। योट में पहुंचते ही कैलाश ने अनिका के हाथ देते हुए उस छोटी बोट के सहारा देकर योट में दाखिल करवाया और अनिका का स्वागत करते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। मेरे कहने पर तुम यहाँ आई। तुम नहीं जानते कि ये मिशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। श्रेया के बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ छुपाऊंगा नहीं। बात दरअसल यह है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अब पूरी तरह से लीगल बना रहा हूँ। यूँ समझ लो कि अभी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन वही पुराना काम करेगी, मगर पूरा काम कानूनी होगा। तुम कह सकती हो कि मैंने एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली है। हम लोगों की एजेंसी हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करेगी। इस तरह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी रहेगी और मेरे साथ ही इतने सालों से जो लोग वफादारी से काम कर रहे हैं, वो लोग भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे। ये सारी बातें करते हुए कैलाश अनिका को अपनी योट के बेसमेंट नट में ले गए। अनिका ने देखा कि योट के बेसमेंट कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर एक छोटा सा कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था। वो लोग जब चाहे सैटेलाइट फोन के जरिए किसी भी देश में किसी भी इंसान के साथ हॉटलाइन पर बात कर सकते थे। अनिका ने सोचा नहीं था कि अंडरवर्ल्ड भी इतनी प्रोफेशनल हो सकता था। कैलाश की गैंग टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस थी। बेसमेंट में बने कमरे के बीचों बीच रखे टेबल के ऊपर एक ब्लैक मास्क पड़ा था। कैलाश ने वो ब्लैक मास्क अनिका के हाथों में थमाते हुए कहा, देखो बेटा, वैसे तो हम में से किसी ने भी ब्लैक कैट का चेहरा नहीं देखा, मगर हम लोगों ने जब भी 1 या 2 बार मिशन के दौरान
ब्लैक कैट को देखा है, तब वो ये मास्क पहनकर ऑपरेशन पूरा करने के लिए आई थी। अनिका के हाथ में वो मास्क देने के बाद कैलाश अनिका के गोल गोल चक्कर लगाने लगा। अनिका को ऊपर से नीचे देखते हुए कैलाश ने अपना एक हाथ अपनी दाढ़ी पर रखकर अनिका से कहा, वैसे तो हाइट और बॉडी में तुम बिल्कुल ब्लैक कैट की तरह ही लगती हो। तुम दोनों के शरीर में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी चाल ढाल सब कुछ ब्लैक कैट से काफी मिलता है। अंडरवर्ल्ड के जितने भी लोग आज से पहले ब्लैक कैट को मिल चुके हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें भी कभी इस बात का शक होगा कि मास्क के पीछे ब्लैक कैट नहीं बल्कि तुम हो। अब जरा ये मास्क पहन के दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि मास्क पहनने के बाद तुम ब्लैक कैट जैसी लगती हो या हम पकड़े जा सकते हैं। कैलाश की बातें सुनने के बाद अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने हाथ पर पकड़ा हुआ मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। जैसे ही अनिका ने अपने चेहरे पर वो मास्क डाला, कैलाश और उसके आसपास खड़े उसके आदमियों के होश उड़ गए। कैलाश ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखते हुए अनिका से कहा, बाप रे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये मास्क पहनने के बाद हूबहू ब्लैक कैट जैसी ही लगोगी। अरे कोई नहीं कह सकता कि इस मास्क के पीछे ब्लैक कैट नहीं है। जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें असली ब्लैक कैट ही समझेगा। कमाल हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंधेरे में चलाया हुआ तीर इस तरह से निशाने पर लगेगा। कैलाश के साथ साथ उसके आदमी भी अनिका को देखकर दंग रह गए थे। अनिका ने अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए कैलाश से पूछा, अच्छा मुझे बताओ, मुझे करना क्या है? I mean, आप लोग जिस महारानी को सिक्योरिटी दे रहे हैं उसका रूटीन क्या है? I mean, क्या शेड्यूल होगा उनका? अनिका ने सारी बातें बिल्कुल प्रोफेशनली पूछी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका ने कहा पहले भी बहुत बार किया था। अनिका के सवाल सुनकर कैलाश ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गई हो। चलो तुम्हें सवाल पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। महारानी 3 दिनों के लिए यहाँ लंदन आ रही हैं। लंदन में उनकी विजिट के दरमियान उनकी पोती यानी कि प्रिंसेस लतिका भी यहाँ आ रही है। प्रिंसेस लतिका उनकी मुंह बोली औलाद की बेटी है और सारी रियासत की इकलौती वारिस। प्रिंसेस लतिका का नाम सुनकर अनिका हैरानी से कैलाश की ओर देखने लगी। कैलाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैलाश ने अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि प्रिंसेस लतिका तुम्हारी बेटी रिया की अच्छी दोस्त है और वो अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे साथ रहने भी आई थी। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि प्रिंसेस लतिका की दादी फ्रांस की एक बहुत बड़ी रियासत की महारानी है। अब राजा महाराजाओं का तो समय खत्म हो गया, मगर आज भी गवर्नमेंट उन्हें उतना ही सम्मान देती है जितना पुराने दिनों में महाराजा और महारानियों को दिया जाता था। इनके कनेक्शन लंदन के रॉयल फैमिली के लोगों से भी है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 3 दिनों तक ब्लैक कैट बनकर उनके साथ रहना है। वैसे तो पूरे ऑपरेशन के दरमियान कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, मगर समझो कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे खास आदमी विनोद और अविनाश तुम्हारे साथ रहेंगे। अनिका को ये कहने के बाद कैलाश ने अपने खास आदमी अविनाश की ओर मुड़कर कहा, देखो अविनाश, चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका मैडम पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वैसे ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी होने के नाते अनिका की फाइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मगर अनिका यहाँ सिर्फ मेरे कहने पर इस मिशन में हमारी मदद करने के लिए आई है, इसलिए अनिका की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि अगर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आती है तो ये दुबली पतली सी दिखने वाली बच्ची डर कर भागने वालों में से नहीं है। वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। किसी को इस बात का शक नहीं होगा कि नकाब के पीछे जो लड़की है वो ब्लैक कैट नहीं है। कैलाश की बात सुनते ही अविनाश और विनोद दोनों ने अपना सर झुका लिया। कैलाश ने अविनाश के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो गए? अविनाश ने कैलाश अधिकारी की आंखों में आंखें डालकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लैक कैट की जगह कोई नहीं ले सकता। नकली ब्लैक कैट तो आखिर नकली ही रहेगी। आप चाहे कितनी भी तारीफ कर ले, आज से पहले जिसने भी ब्लैक कैट को एक बार देखा है वह इस बात का पता आसानी से लगा लेगा कि नकाब के पीछे छुपी लड़की ब्लैक कैट नहीं है। और हम जैसे कई सारे फैंस हैं ब्लैक कैट के।
ब्लैक कैट के हर मूव को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये लड़की चाहे जितनी भी अच्छी फाइटर क्यों ना हो, अगर ब्लैक कैट के साथ इसका मुकाबला करवाया जाए तो फिर मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अविनाश के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनिका ने अपना मास्क टेबल पर रखते हुए अविनाश से पूछा, क्यों, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारी ब्लैक कैट में? अनिका बस जानना चाहते थे कि आखिर ब्लैक कैट के पीछे लोग उसके बारे में क्या बातें किया करते थे। अविनाश ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो, उसके साथ मुकाबला करने के बारे में सोचना भी मत। इससे पहले कि तुम्हें कुछ भी समझ में आएगा, तुम्हारे गले में ब्लैक कैट जान निकाल चुकी होगी। ब्लैक कैट की जगह इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं ले सकता। अविनाश की बात पूरी होते ही कैलाश ने अनिका के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटी, इसकी बातों का बुरा मत मानना। दरअसल बात यूँ है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग जितनी इज्जत मेरी करते हैं उतनी इज्जत ब्लैक कैट की भी करते हैं। ब्लैक कैट ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई खतरनाक मिशन को पूरा किया है और ये लोग ब्लैक कैट के बहुत बड़े फैन हैं। इसलिए अविनाश ने अपना कोड नेम ब्लैक पत्थर रखा है और इस विनोद ने ब्लैक कोबरा। ये सभी के सभी ब्लैक कैट के बहुत बड़े फैन हैं। किसी और किसी को ब्लैक कैट की जगह लेते हुए नहीं देख सकते, मगर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। ब्लैक कैट मेरे ईमेल्स का जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यह मिशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन के पूरे होते ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीगल स्टैंप मिल जाएगा, फिर हमारा सारा काम वाइट होगा। ब्लैक कैट के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती जरूर है, मगर हमारा सारा ब्लैक का कारोबार इस मिशन की वजह से वाइट हो जाएगा। अब एक बेहद जरूरी बात, महारानी खुद की सिक्योरिटी खुद ही लेकर चलती है, मगर महारानी अपने देश से कहीं भी बाहर जाती है तो बाकी इंटरनेशनल एजेंसियों का भी सहारा लिया जाता है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स कई लोगों की टारगेट पर होते हैं, इसलिए उनके गवर्नमेंट और जिस देश में ये जाती हैं उस देश की गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से सिक्योरिटी लगा देती है। यूँ समझ लो कि यह पूरा का पूरा काम सरकारी है, मगर सरकार भी हमारी ही तरह सारे काम खुलेआम नहीं कर सकती। उन्हें भी कभी कभी अपने ही लोगों की हिफाजत करने के लिए नकाब पहनने की जरूरत पड़ती है। हम उनके लिए उस नकाब का काम करते हैं। कैलाश धीरे धीरे अनिका को कमरे के बीचों बीच ले गया। सामने रखे प्रोजेक्टर को ऑन करते हुए कैलाश अनिका को पूरा प्लान समझाने लगा। कैलाश अधिकारी ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अनिका को एक एक करके महारानी के शेड्यूल की प्रेजेंटेशन स्लाइड दिखाना शुरू कर दिया। महारानी का प्रोग्राम समझाने के बाद कैलाश ने अनिका से कहा, देखो, वैसे तो पूरा प्रोग्राम सेट है, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तुम्हें बस यह नकाब पहनकर ब्लैक कैट बनकर महारानी की सिक्योरिटी करनी है। बाकी सारा काम विनोद और अविनाश संभाल लेंगे, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन से जुड़ी कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम अकेले नहीं हैं जो महारानी की सिक्योरिटी कर रहे हैं। हमारे साथ साथ हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी महारानी की सिक्योरिटी करने वाले हैं और महारानी अपने स्पेशल सिक्योरिटी अपने देश से अपने साथ लेकर आएंगी। उनके सिक्योरिटी वालों के साथ किसी भी हालत में हमें इंटरफियर नहीं करना है। स्पेशली महारानी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के काम में हमें बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है। महारानी का अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास किसी पर है तो अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर है। ये कहने के बाद कैलाश ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर महारानी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही अनिका दंग रह गई। उस तस्वीर को स्क्रीन पर देखकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने यह चेहरा, यह आंखें पहले भी कहीं देखी थी। अनिका ने सोचा नहीं था कि कैलाश जिस मिशन पर अनिका को भेजना चाह रहे थे वहां अनिका की मुलाकात इस चेहरे से होगी। अनिका के सामने जो चेहरा नजर आ रहा था वह चेहरा फ्रांस की महारानी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि शक्तिशाली गैंडे की थी। अनिका को पक्का यकीन था कि प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वो जिस चेहरे को देख रही थी वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि शक्तिशाली गैंडे का ही था। मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि शक्तिशाली गैंडा महारानी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैसे हो सकता था।
दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान द रॉयल हाइनेस का सिक्योरिटी ऑफिसर और सबसे भरोसेमंद इंसान कैसे हो सकता था। हालांकि कैलाश ने अनिका के चेहरे पर रिएक्शन देखे नहीं थे। वह एक के बाद एक सारी डिटेल्स अनिका को समझाने लगे, मगर अनिका की नजरें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिख रहे थे। शक्तिशाली गेंडे के चेहरे पर जमी रही। धीरे धीरे अनिका को समझ में आने लगा कि आखिर क्रिस्टोफर जैसे खतरनाक आदमी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ दुश्मनी मोल लेने के बावजूद शक्तिशाली गेंडे ने इतने लंबे समय तक अपने आप को कैसे बचा कर रखा था। अब धीरे धीरे अनिका को एक बात समझ में आई कि शक्तिशाली गेंडे ने अपने खतरनाक चेहरे के ऊपर जो नकाब पहन रखा था वो उसे हमेशा बचाता रहा था। मगर अनिका एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर फ्रांस की महारानी, जो कि दुनिया के सबसे रिप्यूटेड रॉयल फैमिलीज में से एक को बिलोंग करती थी, वो ऐसे खतरनाक आदमी को अपने साथ क्यों शामिल कर रही थी। क्या कनेक्शन था शक्तिशाली गेंडे और हर हाइनेस का? क्या महारानी को शक्तिशाली गेंडे की असलियत के बारे में पता था या नहीं? अगर पता था तो महारानी ने इतने खतरनाक आदमी को अपनी सिक्योरिटी का इंचार्ज क्यों बना कर रखा था? और अगर शक्तिशाली गेंडे के असली चेहरे के बारे में महारानी को कुछ पता नहीं था तो इसका मतलब साफ था कि शक्तिशाली गेंडे ने अपनी असलियत के बारे में महारानी से छुपाया था और महारानी के साथ होने के पीछे शक्तिशाली गेंडे की कोई बहुत गहरी साजिश होगी। हालांकि अनिका के मन में कई सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे, मगर अनिका ने कैलाश को महारानी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया। अनिका चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती थी। हालांकि कैलाश ने अनिका को जो काम सौंपा था वह उसके लिए बेहद आसान था। अनिका को महारानी के साथ रहकर अपनी ही एक्टिंग करनी थी। जब कैलाश ने अपनी सारी बातें खत्म की तब उनके बगल में खड़े विनोद और अविनाश ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर अविनाश ने अनिका से कहा, देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, कद काठी ब्लैक कैट से बिल्कुल मिलती हो, मगर तुम ब्लैक कैट नहीं हो। इसलिए किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। हर हाइनेस के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से पेश आना। तुम्हारी एक छोटी सी भूल भी ब्लैक कैट की गुडविल को खराब कर सकती है, और एक बार ब्लैक कैट का गुडविल खराब हो गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और हमारी इमेज को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अविनाश और विनोद की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि अनिका के मिशन पर जुड़ने से उन्हें काफी दुख पहुंचा था, मगर इस वक्त अनिका उनकी नाराजगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकती थी। अनिका ने कैलाश से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि महारानी लंदन क्यों आ रही हैं? अनिका के इस सवाल पर कैलाश ने अपनी गर्दन झुका ली। कुछ देर अपने मन ही मन को सोचने के बाद कैलाश ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे बेसमेंट रूम से बाहर ले जाते हुए धीमी आवाज में कहने लगा, देखो, वैसे तो ये बातें टॉप सीक्रेट होती हैं, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम में और श्रेया में कभी फर्क नहीं समझा। श्रेया जिस तरह मेरी बेटी है वैसे ही तुम भी मेरी बेटी हो। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि विनोद और अविनाश को भी उनके बारे में पता नहीं होता, मगर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मगर याद रखना, ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। अनिका ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और कैलाश की बात आगे बढ़ने का इंतजार करती रही। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद कैलाश ने अनिका से कहा, देखो, महारानी यहाँ पर कुछ रॉयल फैमिली के कुछ लोगों से मिलने आ रही हैं। मैंने सुना है कि इंग्लैंड के रॉयल फैमिली से कुछ लोगों ने महारानी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन लोगों की मुलाकात द किंग से करवाएं। फ्रांस की महारानी द किंग को पर्सनली जानती हैं और लंदन की रॉयल फैमिली के कुछ लोग द किंग के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि फ्रांस की महारानी इस काम में मीडिएटर बने। द किंग का नाम सुनते ही अनिका की आंखों में चमक आ गई। पिछले कई दिनों से अनिका भी द किंग को ढूंढ रही थी। बूढ़े बाबा ने अस्पताल से निकलने से पहले अनिका से कहा था कि अगर उसे दुनिया के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टक्कर लेनी है तो अनिका को द किंग के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी। एक किंग ही था जो अनिका की मदद कर सकता था। इतने खतरनाक लोगों से जंग लड़ने में कहीं न कहीं अब अनिका ये भी फील करने लगी थी कि हालांकि कैलाश अधिकारी ने अनिका को इस मिशन पर अपनी मदद करने के लिए बुलाया था, मगर कहीं न कहीं इस मिशन के साथ जुड़कर अनिका अपने मिशन को पूरा करने के बेहद करीब पहुंच रही थी।
महारानी के सिक्योरिटी से जुड़ने का सीधा मतलब था कि अनिका आने वाले 3 दिनों में किसी भी वक्त इस दुनिया के मोस्ट वांटेड माने जाने वाले अंडरवर्ल्ड बिजनेसमैन द किंग से मिलने जाने वाली थी। सारी डिटेल्स लेने के बाद अनिका ने कैलाश से कहा, ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। कैलाश ने हैरानी से अनिका को देखते हुए कहा, कहाँ जाना है? कल से मिशन शुरू होने वाला है, तुम यहीं रुक जाओ। अनिका ने कैलाश से कहा, नहीं मुझे अभी जाना होगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि तीनों बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे और अगर अगले 3 दिनों तक अनिका को मिशन पर निकलना था तो अनिका के लिए बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना भी बेहद जरूरी था। इससे पहले कि अनिका को कैलाश अधिकारी रोकने की कोशिश करते, अनिका का फोन बजने लगा। अनिका ने जैसे ही अपना कॉल आंसर किया, रिया की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। नन्ही सी रिया ने अनिका से कहा, मम्मा आप कहाँ हो? आई मिस यू सो मच। अच्छा मम्मा, आप तो मेरी फ्रेंड प्रिंसेस लतिका को अच्छी तरह से जानती हो। उसका मुझे ईमेल आया था, वो लंदन आने वाली है अपनी दादी माँ के साथ, यानी कि हर हाइनेंस के साथ। वो अपनी दादी माँ के साथ शायद रेखा मौसी को मिलने की प्लानिंग कर रही है। क्या मैं उसे बता दूं कि मैं भी यहीं मौजूद हूँ? अनिका ने तीनों बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो अभी किसी से कह नहीं सकते थे कि वह लंदन में मौजूद थे, मगर अब तो अनिका के सारे दुश्मन अच्छी तरह से जान चुके थे कि अनिका लंदन में मौजूद थी। इसलिए अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं था और अनिका ये भी जानती थी कि तीनों बच्चे रेखा मौसी के महल में बिल्कुल सेफ थे। अनिका प्रिंसेस लतिका को भी अच्छी तरह से जानती थी। कुछ सालों पहले रेखा मौसी ने प्रिंसेस लतिका और रिया की मुलाकात करवाई थी, तब से वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। हालांकि फ्रांस की महारानी हर हाइनेंस की दोस्ती रेखा मौसी से पहले हुई थी। वो पिछले कई सालों से चाहती थी कि रेखा मौसी लंदन की तरह ही एनटीटी कंपनी की स्थापना फ्रांस में भी करे। हर हाइनेंस को रेखा मौसी के काम करने का तौर तरीका बेहद पसंद था। रिया को प्रिंसेस लतिका से मिलने की परमिशन देने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका का फोन डिस्कनेक्ट होते ही कैलाश ने फिर से अनिका से कहा, देखो अगर हो सके तो यहीं रुक जाओ। मगर जब कैलाश ने अनिका के चेहरे की ओर देखा तब वो समझ गए कि अनिका मानने वाली नहीं थी। इसलिए बात बदलते हुए कैलाश ने अनिका से कहा, देखो अपनी सहेली को समझाओ, मैं तो उससे कह कह के थक गया। अब जल्द से जल्द उन्हें दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। इतने बड़े खानदान की बहू है वो, अरे उन्हें किस बात की चिंता है? मगर जरा मेरे बारे में भी सोचो, मेरे गुजर जाने के बाद मेरा यह बिजनेस कौन संभालेगा? इसे संभालने के लिए मुझे भी तो एक वारिस चाहिए। आकाश का बिजनेस पिंकी संभालेगी और आकाश और श्रेया का दूसरा बच्चा मेरा बिजनेस संभालेगा। आखिर नाना होने के नाते एक बच्चे पर तो कम से कम मेरा अधिकार होना चाहिए। अनिका कैलाश की यह बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि इस दुनिया में लोग भले ही अलग अलग किस्म के हो, मगर स्वभाव से तो सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। चाहे बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो या फिर कैलाश की तरह अंडरवर्ल्ड डॉन, हर आदमी चाहता है कि उसका बिजनेस संभालने के लिए उसका भी कोई वारिस हो। अनिका ने कैलाश की बात का मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, ठीक है मैं बात करूंगी उससे, अभी मुझे चलना चाहिए। कैलाश के अड्डे से निकलकर अनिका सीधे राजमहल जा पहुंची। रेखा मौसी के महल में पहुंचने के बाद अनिका ने देखा कि बच्चे अपने शानदार कमरे में बने एक अम्यूजमेंट पार्क में काफी एंजॉय कर रहे थे। रेखा मौसी भी बच्चों के कमरे में बच्चों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके खेल में उनका साथ दे रही थी। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ज्यादा करके बोर्ड गेम खेल रहे थे, मगर वही नन्ही सी रिया तरह तरह के शोर मचाने वाली एक्सबॉक्स गेम्स खेल रही थी। जैसे ही अनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई, उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी शोर शराबे भरे अम्यूजमेंट पार्क के अंदर दाखिल हुई थी। जैसे ही रेखा मौसी ने अनिका को कमरे के अंदर आते हुए देखा, रेखा मौसी अपनी जगह से खड़ी होते हुए और मुस्कुराते हुए अनिका से कहने लगी, अनिका तुम्हारे तीनों बच्चे बिल्कुल अलग अलग हैं। रिया को शैतानियां पसंद है तो एलेक्जेंडर को रिसर्च रिलेटेड गेम्स पसंद है, मगर तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा आर्यन तो सचमुच बहुत समझदार है। जिस रंग में ढालो उसी में ढल जाता है, कभी किसी चीज की जिद नहीं करता, बहुत समझदार है।
ये दोनों बच्चे वाकई में बहुत लकी हैं कि उन्हें ऐसा बड़ा भाई मिला है। रेखा मौसी की बात सुनते ही अलेक्जेंडर की आंखें चौड़ी हो गई। अलेक्जेंडर अपनी जगह से खड़े होते हुए रेखा मौसी के पास आया और अपनी आवाज ऊंची करके कहने लगा, सबसे बड़ा मैं हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछो रिया को। हालांकि आर्यन को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि अगर अलेक्जेंडर अपने आप को सबसे बड़ा भाई कहना चाहता है तो कह सकता है, मगर इससे पहले कि आर्यन कुछ भी कह पाता, अलेक्जेंडर ने जोर देते हुए रिया से पूछा, अब बताओ भी कि कौन तुम्हारा बड़ा भाई है। नन्ही सी रिया बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। नन्ही सी रिया अच्छी तरह से जानती थी कि पिछले कुछ महीनों से आर्यन एक बड़े भाई होने के सारे फर्ज निभा रहा था, मगर वो अलेक्जेंडर को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए नन्ही सी रिया ने अपनी गेम को पॉज करते हुए पीछे मुड़कर कहा, तुम दोनों ही मेरे बड़े भाई हो, इसमें क्या शक है। आर्यन ने भी रिया की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ तुम ही हमारे बड़े भाई हो। अलेक्जेंडर को आर्यन की रहमदिली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि आर्यन कोई भी चीज उसे खैरात में दे। बात अब अलेक्जेंडर के ईगो पर आ गई थी। अलेक्जेंडर ने रिया के हाथों से उसकी जॉयस्टिक खींचते हुए कहा, ठीक से जवाब दो, सबसे बड़ा भाई कौन है, मैं या आर्यन। रिया इस बार सचमुच बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। एक तरफ आर्यन का प्यार था, आर्यन की समझदारी थी, तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का ईगो था। रिया अपने दोनों ही भाइयों से बेहद प्यार करती थी, मगर इस वक्त दोनों भाइयों में से किसी एक को उसे चुनाव करना था। रिया इस बात को लेकर गहरी सोच में डूब गई।